हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमपी सेंटर। स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वे हम लोग कुमार मित्तल की बुक से सॉल्व कर रहे हैं। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस और बचे हुए हैं 13 के आगे, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी @MP सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आप अपना मैसेज हमें छोड़ सकते हैं। अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, कंप्लीट हैंड रिटेन नोट्स, तो इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर संपर्क कर सकते हैं @MP सेंटर। ठीक है, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल अभी ओपन हुआ है, तो जैसे ही इस पे मिनिमम 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे नोट्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो काम आप फटाफट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल @MP सेंटर को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज 13 के आगे यानी क्वेश्चन नंबर 14 से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होता है F/Q और E ही बराबर होता है V/D। भी मतलब विभव। ठीक है, यानी इसका जो मात्रक होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ढेर सारे मात्रक हैं। एक मात्रक F/Q, F मतलब न्यूटन, F मतलब न्यूटन। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ये पहला मात्रक हो गया। ठीक है, दूसरा मात्रक V/D, V/D, V मतलब वोल्ट। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। और इसका एक तीसरा मात्रक भी होता है। ठीक है, तीसरा जो मात्रक है वो जूल प्रति कूलम मीटर होता है। ठीक है, जूल प्रति कूलम मीटर। ये तीन मात्रक आपके, ठीक है ना, ये तीन मात्रक आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के होते हैं। इतना आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो पहला मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा मात्रक वोल्ट मीटर, तीसरा मात्रक जूल प्रति कूलम। तो राइट आंसर आपका क्या बनने वाला है? राइट आंसर आपका बनने वाला है पहला वाला, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, 14 का पहला उत्तर सही हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? हमने वैद्युत क्षेत्र के मात्रक यहां लिख रखे हैं। कौन कौन से हैं? न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट पर मीटर, जूल प्रति कूलम मीटर। कह रहा है कौन सा इसमें मात्रक नहीं है? तो पहला कह रहा है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम तो है। ठीक है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर भी है। जूल प्रति कूलम, ध्यान से देखिए, जूल प्रति कूलम जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सी वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ठीक है, कह रहा है कि एक वैद्युत क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित करता है? आवेश को विक्षेपित करता है। अगर कोई आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस आवेश पर एक बल लगता है जिसका मान होता है F = Q × E। ठीक है ना।
तो कह रहा है वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित किसको कर सकता है, किसको हटा सकता है, किस पर बल लगा सकता है, तो आवेश पर बल लगाएगा। क्या एक्स किरणें कोई आवेश हैं? एक्स किरणें आवेश नहीं है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र एक्स किरणों को विक्षेपित नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स भी कोई आवेश नहीं है, इसलिए न्यूट्रॉन्स भी वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित नहीं कर पाएगा। गामा किरणों को भी विक्षेपित नहीं कर पाएगा, क्योंकि गामा किरणें कोई आवेश नहीं होती। अल्फा किरणों को विक्षेपित कर लेगा, क्योंकि अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है +2 इलेक्ट्रॉन का, या फिर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का। ठीक है ना, तो वैद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित कर सकता है, अल्फा कणों को विक्षेपित कर सकता है। ठीक है, एकदम इजी से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। कल जो क्वेश्चन किए गए थे वो काफी अच्छे क्वेश्चन थे। आज के क्वेश्चन कल की तुलना में इजी रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। क्या कह रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। ठीक है ना, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। सपोज करिए ये हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है E, ठीक है ना, और यहां पे सपोज करिए है प्रोटॉन हमारे पास, ठीक है, यहां पे हमारे पास है इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है कि उन पर लगने वाले वैद्युत, कौन सा ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन में से उन्हीं को हमें टिक लगाना है। उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। अच्छा, इन दोनों पर आवेश का मान समान होता है, जानते रहिए। इस पर आवेश Q, इस पर भी आवेश Q। हमें परिमाण से मतलब है, चिन्ह से कोई भी मतलब नहीं है। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो इस प्रोटॉन पर जो बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, F = Q × E। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन धनावेश है और धनावेश पर जो बल कार्य करता है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेश है, ऋणावेश पर जो बल कार्य करता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है, यानी इस पर जो बल कार्य करेगा वो इस डायरेक्शन में कार्य करेगा। ठीक है, प्रोटॉन पर बल इधर, इलेक्ट्रॉन पर बल इधर। दोनों बलों का जो परिमाण है वो बराबर है। देखिए यहां भी परिमाण कितना, Q × E, यहां भी परिमाण कितना, Q × E, लेकिन दिशा बराबर नहीं है, दिशा ठीक एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऑप्शन कौन से सही होने वाले हैं? ऑप्शन कह रहा है उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। वैद्युत बल बराबर नहीं है, वैद्युत बल मत, बल में तो डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन कहां सेम है, उनके बलों के परिमाण बराबर दिया होता तब ये ऑप्शन सही होता है। यानी ये वाला ऑप्शन क्या होने वाला है, हमारा गलत होने वाला है। बलों के परिमाण बराबर है, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बलों के क्या है, परिमाण जो है ना वो बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, उनके त्वरण बराबर होंगे। त्वरण बराबर हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि त्वरण किस पे निर्भर करता है, A बराबर होता है F/m, m मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके त्वरण भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है, B बनने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल का मान बताइए। कितना इजी क्वेश्चन, हलवा सवाल दे दिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे ही सवाल आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अल्फा कण है, क्या है, अल्फा कण। अभी अभी हमने आपको बताया अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। अल्फा कण पर आवेश का मान कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश का मान होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमने 3 मात्रक अभी भी आपको पढ़ाए, उसी में से एक मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। उस पर लगने वाला बल बताइए। तो बल बराबर क्या होता है, F = Q × E। ठीक है ना, तो हम मान रख देते हैं Q कितना है, 3.2 × 10⁻⁻19 इंटू E मतलब 15 × 10⁴। ठीक है, F = कितना हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 3 × 48, एक अंक पे दशमलव लगा दिया।
10 के घाते -19 से +4 है तो माइनस कितना आएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, एक अंक दशमलव हम बाय साइड लेकर आते हैं, जब बाय साइड आएगा दशमलव तो क्या होगा, बाय साइड होता है तो प्लस होता है, घात में क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया प्लस। F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.8 गुणे 10 के घाते -14 न्यूटन, यही आपका बनेगा राइट आंसर। ठीक है, 4.8 गुणे 10 के घाते -14 न्यूटन, ये वाला ऑप्शन देख लीजिए सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 18 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10 के घाते -4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जल की बूंद को, जिस पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जल की बूंद पर आवेश कितना है 1 इलेक्ट्रॉन का, वायु में स्थिर लटका सके होगी, जी बराबर 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम लेना है। अच्छा सवाल ये है आपका, ठीक है ना, ध्यान से आप समझिएगा। ऐसे ही सवाल कल वाले भी वीडियो में भी हमने किया था, ठीक है, जहां हमने आपको बताया था तेल की बूंद स्थिर कैसे लटक सकती है। हल्का सा आप यहां भी देख लीजिए। सपोज करिए ये हमारे पास जल की बूंद है, वहां तेल की बूंद दिया था, यहां जल की बूंद दिया है। अगर इस जल की बूंद को ऐसे बीच में हम लटकाना चाहते हैं तो क्या लटक पाएगा, आप कहेंगे नहीं लटक पाएगा, क्योंकि कोई भी, जैसे ये पेन ही हो गया, इसको आप जैसे ही छोड़ेंगे कहां गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे की साइड एक भार कार्य करता है, जिसके कारण ये हमेशा नीचे गिरेगा। ठीक है, इसी mg भार के कारण, mg बल के कारण ये जो होता है तेल की बूंद या कोई भी वस्तु नीचे गिर जाएगी। ठीक है ना। अगर हम चाहें कि ये तेल की जो बूंद है, यहां पे दिया हुआ है जल की बूंद, ठीक है, यहां क्या दिया हुआ है जल की बूंद, ये जल की जो बूंद है ये नीचे न गिरे। नीचे किसके कारण गिर रही है, इस mg के कारण। कोई भी वस्तु है वो अपने भार के बराबर नीचे बल लगाएगी। ठीक है, तो ये भी जल जो है अपने भार के बराबर क्या कर रहा है, नीचे बल लगा रहा है। हम कहते हैं कि ये जल की बूंद नीचे न गिरे, तो क्या यह संभव है, हाँ संभव है। कैसे, जितना बल नीचे लग रहा है उतना ही बल हम ऊपर लगा दें। अब बताइए ये बल इस बल को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। अब नीचे खींचने वाला कोई बल है ही नहीं, जब नीचे खींचने वाला कोई बल नहीं है तो ये तेल की बूंद नीचे गिर ही नहीं सकती। तो इसके भार के बराबर हम क्या कर रहे हैं, इसके भार के बराबर एक ऊपर साइड बल लगा दे रहे हैं, और बल के कारण ये वाला कैंसिल, और कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तेल की बूंद जो होगी स्थिर लटकी रहेगी। बल, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जो बल कार्य करता है उसका मान कितना होता है, F बराबर Q इंटू E। अर्थात संतुलन की अवस्था में, कल भी हमने देखा था, संतुलन की अवस्था में ठीक है, क्या होगा, ऊपर वाला बल नीचे वाले बल के बराबर होगा, यानी QE mg के बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है त्रिज्या, इस जल की बूंद की त्रिज्या दिया है। ध्यान से दीजिए, हमें E का मान तो निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। Q दिया है, Q कितना दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, वो क्लियर हो जाएगा। वायु में स्थिर लटकी, हमें M नहीं दिया है, M मतलब मास, और G का मान का है 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम लेना है। ध्यान से आप देखिएगा, अगर हम आपसे कहें E इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप कहेंगे mg के बटे q होगा, q गुणा में उधर जाएगा भाग में। m हमें दिया है, लेकिन m यहां सवाल में नहीं दिया है, तो m को चेंज करते हैं। m क्या होता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व, d मतलब डेंसिटी, घनत्व हमने लिख दिया है। ठीक है, बटे g बटे q हो जाएगा। हम जानते हैं चूंकि m बराबर होता है v इंटू डी, आयतन बराबर होता द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। आयतन कितना होगा, जल की बूंद है गोलाकार होती है, अर्थात गोले का आयतन होता है हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब डी इंटू जी बटे क्यू, तो हमने बटे क्यू कर दिया। ध्यान से समझेंगे इजीली आपको आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, 4/3 पाई r क्यू डी जी बटे क्यू। अब सबका हम मान रखते हैं, रिजल्ट हमें मिलने वाला है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
4 है, 4 रहने देते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू अभी नहीं रखते हैं, ध्यान से देखेंगे आगे अगर कटने वाला रहेगा तो 22/7 रखेंगे, नहीं तो 3.14 रखेंगे। आर क्यूब, आर मतलब क्या है, रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है 10⁻⁻⁴। ध्यान से समझिएगा, त्रिज्या कितना दिया है 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, मीटर में, इसलिए हम 10⁻2 से गुणा कर दिया। सेंटीमीटर त्रिज्या दिया था, 10⁻2 से गुणा करके हमने क्या कर दिया, उसे मीटर बदल दिया। अब क्यूब है तो क्यूब कर दिया, इनटू डी, डी मतलब डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व, और जल का जो घनत्व होता है वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी, जल का घनत्व, ये आपको पता होना चाहिए, 10⁻3। जी की वैल्यू कहा है, आपको 10 लेना है, जी की वैल्यू कितना लेना है 10 बटे कितना है 3 इंटू क्यू, क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश कितना दिया है 1 इलेक्ट्रॉन का। क्यू बराबर क्या होता है n इंटू ई, क्यू बराबर क्या होता है n इंटू ई, और n, n मतलब क्या दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। n मतलब कितना दिया है 1 इलेक्ट्रॉन, e मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे, उत्तर आने वाला है। ध्यान से देखिए क्या है हमारे पास, 4 पाई, पाई का मान चलिए रख देते हैं 3.14, ठीक है ना। इधर 10⁻⁻⁴ है, 10⁻⁻2 है, इसको सॉल्व करेंगे 10⁻⁻6 आएगा। क्यूब है तो 10⁻18 आ जाएगा। ध्यान से, इधर 10⁻3 है, 10⁻1 है, तो 10⁻ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बटे इधर 3 गुणे 1 दशमलव कितना है 6 है, 3 एकम 3, 1 का 1.6 का 1.6 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना है 10⁻⁻19, ठीक है। आगे देखते हैं, ये -19 ऊपर लेकर चली जाइए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे चलिए देखते हैं, कट पीट करते हैं, ये कट जाएगा क्या इससे, 16 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, चलिए ठीक है। 4 गुणे 3.14 गुणे इधर 10⁻18 प्लस 4 कितना हो जाएगा -14, -18 प्लस 4 कितना आएगा -14, और ये -19 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा +19 बटे 16 × 48, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 4.8 आएगा। ध्यान से देखिए 16 × 48, ठीक है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। इसको हम इससे काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, 3.1, 4 के बट्टे कितना है 1.2, ठीक है। इधर कितना बचा है हमारे पास 10⁻⁻, ठीक है, 10⁻⁻ कितना बचेगा हमारे पास +5 बच जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसके आगे एक अंक पे दशमलव से बढ़ा सकते हैं, दशमलव के बाद तो चाहे जितने जीरो बढ़ा दे, दशमलव से अब क्या हो जाएगा 0 कैंसिल, क्योंकि ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव, नीचे भी 2 अंक पे दशमलव। अब भाग इसका दे देंगे तो ये लगभग 2.62 बार जाएगा। अब भाग देकर के चेक करिएगा, लगभग 2.62 बार जाएगा, ठीक है। 10⁵5 और मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट पर मीटर, बहुत सारे मात्रक होते हैं, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2.62 गुणे 10⁵5, ठीक है ना। इसका कौन सा राइट आंसर है, सी वाला, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बनेगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2.62 गुणे 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दूरी r पर स्थित 2 बिंदु आवेश हैं, एक +q है दूसरा -q है, कि बीच बल F है, ठीक है। +FQ और -q के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है F। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा आवेश उसके चारों ओर r त्रिज्या के एक वृत्त में चक्कर काटे तो कार्य कितना होगा, कार्य 0 होगा, कार्य कितना होगा 0 होगा। देखिए ध्यान से, कह रहा है एक आवेश है +q, दूसरा आवेश है -q, दोनों आवेश एक दूसरे पर जो बल लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं F, ये इस पर बल लगाएगा F, ये इस पर भी बल लगाएगा F। कह रहा है एक आवेश स्थिर है, हम मान लेते हैं ये वाला आवेश स्थिर है और ये वाला आवेश क्या कर रहा है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो हमें निकालना है कार्य कितना होगा। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन,
F इंटू टी। जब विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य भी नहीं होगा। अब देखिए ये एक चक्कर लगा रहा है तो यहां से हुआ फिर यहीं आ गया, यानी विस्थापन 0, फिर चक्कर लगाया आ गया विस्थापन 0, यानी विस्थापन यहाँ 0 है, इसलिए कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन 0 होने के कारण कार्य क्या है आपका, 0 है, तो इसका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में ई में पी, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या है। कितना आसान सा क्वेश्चन है। हम आपको प्रूफ कराए थे क्या कि द्विध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर जो बल आघूर्ण कार्य करता है वो कार्य करता है पी ई साइन थीटा। हमने आपको प्रूफ में लिखवाया था टाउ बराबर हो जाता है वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई, वहां हमने बहुत ही डिटेल में इसको प्रूफ किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर होता है। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किसे प्रदर्शित करते हैं, P से। P बराबर क्या होता है, P बराबर आपका होता है Q इंटू 2L। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हम ये भी जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कितना इंपॉर्टेंट है हमने आपको बताया था, ठीक है, कई बार इसका उपयोग आ चुका है। सदिश राशि है जिसकी दिशा -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। ठीक है ना, दिशा किधर होती है, -q आवेश से +q आवेश की ओर। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर है जिसकी दिशा क्या होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक आघूर्ण है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 कूलाम आवेश के दो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी इतना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब हमें द्विध्रुव आघूर्ण पे ही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है ना, द्विध्रुव आघूर्ण पे ही क्वेश्चंस करने हैं। द्विध्रुव आघूर्ण पे कौन सा क्वेश्चंस है, ध्यान से देखिए। कर रहा है 5 कूलाम आवेश है, क्यू की वैल्यू कितना दिया है, 5 कूलाम। ठीक है, दूरी कितना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से प्रदर्शित करते हैं। आपको पता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, 2L। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें सेंटीमीटर नहीं चाहिए, हमें मीटर चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। तो द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल p बराबर होता है Q इंटू 2L। ठीक है, स्मॉल p बराबर q मतलब 5, 2L मतलब 5 × 10 के घाते -2। ठीक है ना, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 × 10 के घाते -2। मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम मीटर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा, 25 × 10 के घाते -2 कूलाम मीटर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर और विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, एकदम हलवा सवाल जो अभी आपने लगाया है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलाम के आवेश है। आवेश कितना है, 2 माइक्रोकूलाम। हमने आपको बताया माइक्रो में नहीं चाहिए, हमें कूलाम में चाहिए, तो 10 के घाते -6 से क्या कर दे, गुणा कर दे। दूरी 3 सेंटीमीटर है, दूरी को हम लोग लिखते हैं 2L से। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L से प्रदर्शित किया जाता है। सेंटीमीटर में दिया है, हमें चाहिए मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा। अब ये किस में बदल गया, मीटर में। हमसे क्या पूछा है, द्विध्रुव आघूर्ण। P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L।
ठीक है। P बराबर क्या हो जाएगा Q, Q मतलब 2 गुणे 10 के घाते -6, L मतलब 3 गुणे 10 के घाते -2, ठीक है। P बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 गुणे 10 के घाते -8 कूलाम मीटर, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ठीक है। कितना 6 गुणे 10 के घाते -8 कूलाम मीटर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है। तो 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती। कौन सी क्वांटिटी है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का, व्युत्क्रम वर्ग नियम मतलब 1 के बटे में स्क्वायर वाला जो ऐसे नियम होते हैं, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम नियम, ठीक है ना। चले ध्यान से ऑप्शन समझेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के बटे आर स्क्वायर। देखिए यहां बटे में आर स्क्वायर आया कि नहीं, बटे में आर स्क्वायर आया मतलब व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन हो रहा है। बटे में आर स्क्वायर आया मतलब व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन हो रहा है। हमें कौन सा पालन नहीं करता उसको खोजना है, ये तो पालन कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, जो पालन नहीं करेगा वो गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी के पास चलते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है, एक होता है 2p बटे r3। अच्छी स्थिति में ये होता है, अच्छी स्थिति में ये होता है, हमने आपको प्रूफ करके बहुत ही डिटेल में बताया है। और इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बटे R3, ये निरक्षी स्थिति में होता है। अब आप बताइए इन दोनों कंडीशन में क्या आपको बटे में आर स्क्वायर दिख रहा है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम दिख रहा है? नहीं, यहां आर क्यूब है, क्यूब है, हमें आर स्क्वायर चाहिए था लेकिन यहां मिला कौन, क्यूब मिला, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। मतलब इस वाले ऑप्शन में व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं हो रहा है और वही हमें खोजना है जिसमें व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो होगा 25 का वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 8 है, सॉरी 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल, ठीक है ना, लगने वाला बल किस पर निर्भर करता है। अभी अभी जस्ट अभी अभी हमने बताया वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो लगने वाला बल है वो किस पर निर्भर करता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो लगने वाला बल है वो निर्भर करता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r3। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु आवेश पर जो बल कार्य करता है वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r3 के होता है, ठीक है ना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r3 के होता है। तो इसका ये वाला ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, केवल 27 ऑब्जेक्टिव ही आप में दिए हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इलेक्ट्रॉन के आवेश एवं द्रव्यमान का अनुपात होगा। कितना आसान सा सवाल दिया हुआ है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.0 गुणे 10 के घाते -31 kg होता है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, आवेश बटे द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 गुणे 10 के घाते -19, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना है 9.0 गुणे 10 के घाते -31, ठीक है ना। यहाँ दशमलव से क्या होगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें देना है भाग, ठीक है, ध्यान से थोड़ा हम समझेंगे। 16 बटे कितना हो जाएगा 90, ठीक है। इधर 10 के घाते -31 ऊपर जाएगा तो -19 + 31 हो जाएगा, यानी 16, इसको काट देते हैं,
ठीक है ना। इसको काट देते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको काटिए तो यहाँ पे बच जाएगा, अगर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 8, 1 मिनट, यहाँ पे बच जाएगा आपका 8, यहाँ पे बचेगा कितना 45, ठीक है। और इधर कितना बचेगा, यानी आपके पास मिलेगा 8/45 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, 8/45 है, 10 के घाते 12 को लिख रहे हैं 10 × 10 के घाते 11, ठीक है। 10 का गुणा 8 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 80/45, ध्यान से 80/45 × 10 के घाते 11। अब 10 के घाते 11 वाला ऑप्शन सही होगा चाहे जहां हो। अब 10 के घाते 11 में 2 ऑप्शन दे दिया है, 1.77, 3.2, तो हम चेक कर लेते हैं भाग देकर, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 16/85 होता है, 9 बचेगा, ठीक है। 9 का भाग दे देते हैं, 9 × 1 = 9, ठीक है। कितना बचेगा 7, 9 7 63, ठीक है, लगभग इतना, ठीक है, कूलाम पर किलोग्राम आएगा। ऊपर क्या है आवेश कूलाम, नीचे क्या है किलोग्राम, ठीक है। तो 1.7 × 10 के घाते -11 इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बारी बारी करके हमने सॉल्व कर लिया है चैप्टर नंबर 1 में। अब कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका बचा नहीं होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस को हमने आसानी से एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। कल से जो भी वीडियोस आएंगे उसमें फर्स्ट चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, ऐसे 40 न्यूमेरिकल 40 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो ये है हमारा इंस्टाग्राम ID @mfcenter, यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल वाले वीडियो में जिसमें हम लोग चैप्टर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके बुक कुमार मित्तल के, उस सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चले मिलते हैं कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक।